everyone, welcome back to this wonderful channel where you are going to find the videos regarding semester 2, 3rd and 4th. So in this video onwards, I am going to start with the pharmacology of semester 4. So today we are going to discuss this very topic, that is anesthesia. So if you haven't subscribed this channel yet, then please subscribe it for more such informative and interactive content. So let's just directly jump to the topic, that is anesthesia. So firstly we will discuss the definition. तो तुम्हें इस वीडियो से, मैंने पहले वीडियो जो बनाई हुई है फार्मा जो सेमेस्टर थी वाली थी, तो उसमें मैंने तुम्हें बता दिया था द फॉर्मेट दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, कि जो भी तुम एग्ज़ाम लिखोगे कि तुमने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी ही है अपने आंसर में, तो मैंने तुम्हें वहाँ पर बता दिया था. यहाँ पर हम डायरेक्टली बात करते हैं फ्रॉम द एनेस्थीसिया. ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होती है. तो एनेस्थीसिया है क्या, मैं तुम्हें अच्छे से टॉपिक पढ़ा दूंगी, बस तुमने वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देख लिया. मैं लास्ट में एक बार समराइज भी करूंगी, तुम्हें यहाँ पर ही लर्न हो जाएगा, बस तुम ध्यान से सुनना, ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है और हम कब देते हैं. तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना कि एनेस्थीसिया हम कब देते हैं, जब कोई मेजर या माइनर ऑपरेशन होना होता है, कोई इंसिजन लगनी होती है, इंट्यूबेशंस वगैरह करते हैं, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, तब हम पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं. तुम एनेस्थीसिया से क्या समझ लेते हो, क्या है एनेस्थीसिया, मतलब कि जरूरी नहीं है जब हम पर्सन को एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो मतलब वो बेहोश ही होगा, जरूरी नहीं है. कई बार पर्सन बेहोश नहीं होता, बस उसको पेनफुल सेंसेशन फील नहीं होती. तो जरूरी नहीं है कि जब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं इसका मतलब यही है कि पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया. नो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पर्सन को सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा. तो ये बेसिक आइडिया रखना. तुम्हें ये समझ आ गया एनेस्थीसिया है क्या और कब देते हैं. अब यहाँ से समझो डेफिनेशन. So it is derived from the Greek word anesthesia, meaning no sensation, and that means refers to a reversible loss of sensation which may or may not include loss of consciousness. यही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि होता क्या है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है. जरूरी नहीं है कि पर्सन अनकॉन्शियस होगा, ये जरूरी नहीं है, बट लॉस ऑफ सेंसेशन हो ही जाता है व्हेन जब हम पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं. तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ये चीज़ तुम नोट कर लो. उसके बाद पर्पसेस क्या है, हम एनेस्थीसिया सिर्फ बेहोश करने के लिए ही नहीं, उसके अलावा हम और किन किन रीजंस के कारण हम एनेस्थीसिया देते हैं. तो फर्स्ट रीजन इज पेन प्रिवेंशन, लाइक इट ब्लॉक्स द पेन ड्यूरिंग सर्जिकल और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स. पेनफुल सेंसेशन पर्सन को फील ही नहीं होगी, एक तो हम इसलिए देते हैं. सेकंड, मसल रिलैक्सेशन के लिए. देखो जब हमने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करनी होती है तो अगर पेशेंट वहाँ पर उसको अकड़ा के रखेगा तो हम कर पाएंगे, या वो छोड़ो जब हमने कोलोनोस्कोपी या हमने एंडोस्कोपी करनी होती है तब अगर उसकी मसल स्टिफ होगी तो स्कोप तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो उस केसेस में भी हम एनेस्थीसिया देते हैं. थर्ड, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस. क्यों, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, जब पेशेंट सर्जरी के दौरान पेशेंट वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा होता है, उसको अगर दर्द होगी तो हम चाहते हैं कि वो अपने रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करे, इनवॉलंटरी या वॉलंटरी रिफ्लेक्सेस तब शो ना हो. तो उसके लिए पेशेंट इमोबिलाइज करने के लिए अगेन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर एंड फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि जब कोई पेनफुल स्टिमुलस पेशेंट को मिलेगा तो तब ऐसा होता ही है कि हमारे में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है. तो उन चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम एनेस्थीसिया देते हैं. तो तुम्हें समझ आ गया, सिर्फ बेहोश करना इज नॉट द ओनली मोटिव, उसके अलावा ये सारे पर्पसेस हैं एनेस्थीसिया देने के. एनेस्थीसिया भी क्या है, मतलब देयर इज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, रिवर्सिबल, ठीक है, वर्ड देयर इज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, विच मे और मे नॉट इंक्लूड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. क्लियर, ये पर्पस इज क्लियर. उसके बाद सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया. बेसिक क्लासिफिकेशन होती है, एक हमारे पास होता है जनरल एनेस्थीसिया, एक हमारे पास होता है लोकल एनेस्थीसिया. तो समझ आ गई पहले क्लासेस, एक जनरल एक लोकल. अब इन दोनों के अंडर टू और है. जनरल एनेस्थीसिया में आएगी इनहेलेशनल एंड इंट्रावेनस. देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है. अगर पर्सन गैस इनहेल कर रहा है ना, तो वो इनहेल जब वो कर रहा है एल्वोलाई से ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगी, ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, एक जनरल एनेस्थीसिया आ गया. इंट्रावेनस आईवी सीधा ब्लड में ही जा रहा है तो वो पूरा जनरल इफेक्ट शो करेगा. तो ये दोनों जनरल एनेस्थेटिक्स है. लोकल, अगर हम स्पेसिफिक एक जगह पे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो लोकल में चला जाएगा. सरफेस, कि कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह लगा रहे हैं जैसे लिडोकेन जो मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज होता है, तो एक तरह का सरफेस एनेस्थेटिक है, स्पेसिफिक एरिया को ही वो एनेस्थाइज करेगा.
ठीक है। अब जो हमारे पास इनहेलेशनल है उसमें हम गैसियस एजेंट्स आते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ईथर, हेलोथेन, लोरेजेपैम, कीटामीन, फेंटानिल, या वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल मतलब ऐसे लिक्विड्स जो भाप बन सकते हैं, जैसे आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सेवोफ्लूरेन। क्लियर। उसके बाद आईवी, ये तो थे इनहेलेशनल, कुछ गैसियस एजेंट्स होते हैं और कुछ वोलाटाइल लिक्विड एजेंट्स होते हैं। अब कुछ होते हैं हमारे पास आईवी जनरल एनेस्थेटिक्स। आईवी कुछ फास्ट एक्टिंग होंगे, कुछ होंगे स्लो एक्टिंग। मोस्टली तो फास्ट एक्टिंग ही होते हैं कि हमने आईवी रूट में डाला तो विद इन 10 to 15 सेकेंड पेशेंट को एनेस्थीसिया का असर हो गया, तो मोस्टली तो फास्ट एक्टिंग ही होते हैं। फॉर एग्जांपल थायोपेंटोन सोडियम पहला, दूसरा मिथोहेक्सीटोन सोडियम, तीसरा प्रोपोफोल एंड फोर्थ वन इज एटोमिडेट। देखो प्रोपोफोल, एटोमिडेट ये तो मोस्टली यूज होते हैं ड्यूरिंग ईटी इंट्यूबेशन या सेंट्रल लाइन इंसर्शन। पेशेंट को तब हम एनेस्थाइज करते ही हैं कि उसको पेन फील ना हो। तो ये तुम्हें याद हो जाने चाहिए कि ये फास्ट एक्टिंग में ज़्यादा थे और स्लो एक्टिंग में एक ही है, डायजेपैम। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ लोकल में, हम जहाँ तो वहाँ पर स्पेसिफिक एरिया पे इंजेक्शन डाल रहे हैं, तो जैसे लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में आते हैं, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन में, एंड हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में। पहले तो तुम्हें एक मतलब क्लियर होना चाहिए कि पोटेंसी क्या होता है। देखो पोटेंसी का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ कि उस ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा है, मतलब कि कम डोज में वो अच्छा इफेक्ट शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग ए है, वो पर्सन को बेहोश कर रहा है एक 5 mg डोज पे, और ड्रग बी है वो भी पर्सन को बेहोश कर रहा है 50 mg डोज पर। तो 50 mg वाले की मतलब पोटेंसी कम है, हमें उसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ रही है फॉर द सेम इफेक्ट, बट उसकी पोटेंसी 5 mg वाले की ज़्यादा है। 5 mg यूज़ किया पर असर सेम शो कर रहा है। तो इस वर्ड का मतलब समझना, पोटेंसी क्या होता है कि क्वांटिटी, मतलब कि कितनी क्वांटिटी में कितना असर शो कर रहा है। ठीक है। एक होंगे हाई पोटेंसी वाले, एक होंगे लो पोटेंसी वाले। हाई पोटेंसी वाले मतलब अच्छे हैं, कम क्वांटिटी में ही ज़्यादा असर शो कर रहे हैं, दैट इज़ हाई पोटेंसी वाले। तो सीधा तुम इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक में नाम याद कर लो, मैंने तो तुम्हें मतलब टर्म का मतलब बताना था। तो प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपिवकेन एंड प्रोपिवकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में आते हैं लिडोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। देखो अभी तुम्हें नीचे वाले याद नहीं हुए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम अच्छे से जब इनको पढ़ेंगे तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे, बस तुम देखो कैसे पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, डेट आर जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें कौन से पढ़े थे हमने, एक इंजेक्टेबल पढ़े थे और एक इनहेलेशनल पढ़े थे, राइट। यही दो पढ़े थे, आईवी पढ़े थे एंड इनहेलेशनल पढ़े थे। तो जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या है, सबसे पहले देखो हमेशा याद रखना, जो जनरल एनेस्थीसिया तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ पेनफुल सेंसेशन को लॉस, मतलब एक लॉस ऑफ सेंसेशन तो थोड़ा कराएंगे। अगर वो पूरी बॉडी में जा रहे हैं मतलब वो पेशेंट को अनकॉन्शियस भी तो कर देंगे। अगर पूरी बॉडी में जा रहे हैं तो वो ब्रेन में भी तो जाएंगे, तो पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में तो जाएगा ही। तो ये इनका इफेक्ट है, इंड्यूस कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, तो ये करेंगे ही। ठीक है। रूट्स पता चल गया, मैंने तुम्हें बता दिया, एक इनहेलेशनल रूट होता है एंड एक आईवी रूट होता है। उसके बाद फीचर्स की बात करो। फीचर्स इसमें क्या होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी में जा रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस तो लॉस होगी। दूसरा पेनफुल स्टिमुलस, अब पर्सन को पता नहीं चल रहा, हम सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट को कुछ पता नहीं है, जब हमने उसको जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, मतलब एनाल्जेसिया भी है इसका इफेक्ट। दूसरा पूरा रिलैक्स हो जाएगा पर्सन, कोई बाजू कुछ हिलाएगा नहीं, मसल्स उसकी रिलैक्स हो जाएगी। तुम इमेजिन करो ओटी में पेशेंट को हमने नाइट्रस ऑक्साइड गैस वाला जनरल एनेस्थीसिया दे दिया, तो पर्सन कैसे का होगा, कोई मूवमेंट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, अनकॉन्शियस होगा, सोया हुआ होगा। पर्सन को कोई पेनफुल स्टिमुलस मिल रहा होगा, ऑब्वियसली नहीं मिल रहा होगा। पर्सन का मेमोरी लॉस, उसको थोड़ा याद होता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, एमनीजिया होगा पर्सन को। सप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, अगेन मसल रिलैक्स होगी। पर्पसेस क्या बताओ, कब हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे, ऑब्वियसली जब एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है तब हम देंगे, जब हम चाहते हैं कि उसको कहीं भी कोई भी सेंसेशन फील ना हो, वो बिल्कुल सो जाए, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाए, तो दिस इज द पर्पस। सेकेंड, ईटी इंट्यूबेशन में भी हम जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टेजिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, ऊपर से मैं तुम्हें पहले ही बता दी थी, बाद में रीड आउट कर देंगे। फर्स्ट वन इज द स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर अभी पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं गया, बस वहाँ पर एनाल्जेसिक का इफेक्ट हुआ है, मतलब उसको कोई भी पेनफुल स्टिमुलस अब रिसीव
नहीं होगा। इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया कहते हैं, स्टेज 1 को। सेकंड क्या है, स्टेज ऑफ डिलीरियम और एक्साइटमेंट। अब इसमें उल्टा चलेगा, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में धीरे धीरे पर्सन अनकॉन्शियसनेस में भी आ रहा था, आया नहीं था, आ रहा था, बट यहाँ पर है पेशेंट पता क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा, उसके इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने स्टार्ट कर देगा। स्टेज 2 में हमें स्टेज 2 नहीं चाहिए होता, ये एक तरह का डेंजरस स्टेज होता है, यहाँ पर फॉल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो वाइटल साइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल आते हैं। उसके बाद होता है स्टेज 3 डेट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। नाम से क्लियर है, सर्जरी के लिए बेस्ट स्टेज कौन सा है, स्टेज नंबर 3। इसके अंडर 4 प्लेन्स आती हैं, उनको हम आगे देखते हैं। द लास्ट वन डेट इज स्टेज 4 विच इज़ मेड्यूलरी पैरालिसिस। ये डेंजरस स्टेज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा कम होनी स्टार्ट हो जाती है, सैचुरेशन स्लो डाउन हो जाती है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, मतलब वाइटल्स में एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती है। तो इस स्टेज के बाद पर्सन कोमा में भी जा सकते हैं। तो अभी हम एक बार तुम्हें ओवरव्यू क्लियर हो गया, अब हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सो इट बिगिन्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। अभी हमने एनेस्थीसिया लगाई है, जो सबसे पहली स्टेज आई वो कौन सी है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। नाम से क्लियर है, इसमें पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट एक्सपीरियंसेस पेन रिलीफ। एनाल्जेसिया है ना, तो पेन रिलीफ मिलेगा। कॉन्शियसनेस अभी आई नहीं है, कॉन्शियसनेस इज मेंटेन्ड इनिशियली, अभी धीरे धीरे आएगी। So, as anesthesia deepens, the patient may become drowsy and lose consciousness. धीरे धीरे अब पेशेंट ड्राउजीनेस में जा रहा है, कॉन्शियसनेस छोड़ रहा है इस स्टेज में, अभी अनकॉन्शियस हुआ नहीं है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है वो चीज़। सेकेंड इज स्टेज ऑफ डिलीरियम और एक्साइटमेंट, सबसे उल्टी स्टेज, सबसे डेंजरस स्टेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेगुलर रेस्पिरेशन, इंक्रीज मसल टोन है, पेशेंट की बॉडी पूरी रिजिड हो जाएगी, जर्की मूवमेंट शो करेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट शो करेगा, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस एंड इनवॉलंटरी वोकलाइजेशंस, कुछ भी ऐसे ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें, ऐसे की आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देगा पेशेंट। एंड जो ये स्टेज होती है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, टू द बिगिनिंग ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया जो नेक्स्ट स्टेज है। तो इस वाली और अगली वाली स्टेज के बीच वाली स्टेज कौन सी है, स्टेज ऑफ डिलीरियम और स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। नाम से क्लियर है इसमें क्या होगा। एंड दिस स्टेज इज अनडिजायरेबल एंड मे बी डेंजरस। हमें थोड़ा चाहिए कि पेशेंट की बॉडी इतनी रिजिड हो जाए, मसल रिलैक्स होने की जगह मसल पूरी रिजिड ही हो जाए, हमें चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। उसके बाद स्टेज नंबर 3 दैट इज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। ये स्टेज हम क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो हमें चाहिए ना वो सब कुछ है। पर्सन आराम से ड्राउजी स्टेट में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, उसकी मसल्स रिलैक्स हो गया, अब हम आराम से सर्जरी कर सकेंगे। पेशेंट कोई भी इनवॉलंटरी मूवमेंट, कोई भी इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन नहीं कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट उसके वाइटल्स स्टेबल है, रेगुलर रेस्पिरेशन है एंड ऑल दैट, ठीक है, जो होना चाहिए। उसको कोई भी पेन वगैरह भी परसीव नहीं हो रही होगी इस स्टेज में। अब इसकी प्लेन्स की बात करते हैं। देखो इन 4 प्लेन्स में इसी के अंदर, मतलब कि पहले प्लेन 1 आएगी, 2, 3, 4 आएगी, इसी के अंदर है, कुछ अलग से नहीं है। तो अब इनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले प्लेन 1, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, रिफ्लेक्सेस अभी प्रेजेंट है। प्लेन 1 में अभी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन 2 में अब रिफ्लेक्सेस होने, प्लेन 2 से रिफ्लेक्सेस लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, लारिंजियल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस लूज हो जाएंगे। थर्ड में इंटरकोस्टल मसल के रिफ्लेक्सेस, फोर्थ में डायफ्रामेटिक रिफ्लेक्सेस। ऐसे है, पहली में कोई रिफ्लेक्स नहीं गया, दूसरी में गए लारिंजियल एंड कॉर्नियल, तीसरी में इंटरकोस्टल मसल के, चौथे में डायफ्रामेटिक। इसलिए अब डायफ्रामेटिक एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, तो इसीलिए अब इनके तो रिफ्लेक्सेस गए, तो इसलिए क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाएगा, यहाँ जो रेस्पिरेशन है वो शैलो हो जाएगी। क्लियर है। लास्ट वन स्टेज ऑफ मेड्यूलरी पैरालिसिस, ये डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज है। क्यों, क्योंकि इसमें वाइटल सेंटर है जो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, उसकी डिप्रेशन हो जाती है, हमारे वाइटल्स अनस्टेबल हो सकते हैं, सब कुछ 0-0 हो सकता है इस केस में। रेस्पिरेटरी कोलैप्स, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड एवरीथिंग। ये स्टेज हमें नहीं चाहिए होता, पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसकी कंडीशन वर्सन हो जाती है। क्लियर, स्टेजेस क्लियर हो गए। अब हमने किया स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो देखो हमें जनरलाइज्ड इफेक्ट चाहिए, तो जनरलाइज्ड कब मिलेगा, पहले थ्रू इनहेलेशनल मीन्स के थ्रू। कैसे, क्योंकि हमने उस गैस को या उस वोलेटाइल लिक्विड को पर्सन को दिया है ना, तो वो एल्वोलाई के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है, हो गया जनरलाइज्ड। दूसरा आईवी तो है ही सीधा ब्लड ने पूरी बॉडी में जाना है, आ गया जनरलाइज्ड इफेक्ट। तो ये 2 मेथड्स हैं, ये 2 आगे सब टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया।
अब इनहेलेशनल 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो हम गैस इनहेल करवाएं या वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो वेपराइज हो सकते हैं, जो भाप बन सकते हैं, तो वो आगे। तो गैस मोस्टली तो तुम्हें पता है हॉस्पिटल्स में नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ होती है, उसके अलावा ईथर, हेलोथेन, लोरेसेपैम, कीटामीन, फेंटानिल, ये तुम्हें नाम याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड हेलोथेन, ये 3 तो याद रखनी है। उसके बाद आती है वोलाटाइल लिक्विड्स। अब वोलाटाइल लिक्विड्स कौन सी हैं? आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, ये है वोलाटाइल लिक्विड। फिर आते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस हमारे पास आते हैं फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग। देखो आईवी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो तुम्हें याद होगा कि हॉस्पिटल में जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हम उनको क्या देते होते हैं कि हम एटोमिडेट देते होते हैं, प्रोपोफोल देते होते हैं। तो वो क्या है? फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि हम पेशेंट को लेटाए थोड़ा ना रखेंगे, वहाँ पर तो नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं, तो हमें जल्दी प्रोसीजर करना है, तो हमें फास्ट एक्टिंग चाहिए। तो बस यहाँ से याद रख लो, एटोमिडेट एंड प्रोपोफोल ये दोनों आते हैं फास्ट एक्टिंग में। उसके अलावा थायोपेंटोन सोडियम एंड मिथोहेक्सीटोन सोडियम, ये दोनों सोडियम्स भी फास्ट एक्टिंग में आते हैं। स्लो एक्टिंग में एक है डायजेपैम। अब आ जाओ, सबसे पहला द फर्स्ट वन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहली टाइप दैट इज़ इनहालेशनल। तो इनहालेशनल पहले कैसे वर्क करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। हमने इनहालेशनल एनेस्थेटिक को थ्रू मास्क दिया, पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाया, उसके बाद थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो क्या होगी? अब उनकी एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू एल्वोलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा एनेस्थीसिया है वो एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद बस ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्रेन के पास जाएगा, वहाँ पर ये एज अ क्या एक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ऐसे ही तो एनेस्थीसियास वर्क करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं ताकि हमें कुछ भी स्टिमुलस ना मिले, हम सिडेट हो जाएं, ड्राउजी हो जाएं, अनकॉन्शियस हो जाएं। तो बस अब ये इसके बाद सीएनएस में चला गया, उसको डिप्रेस कर दिया। इफेक्ट क्या आया? मसल रिलैक्सेशन, सेडेशन, ये सारा क्लियर है। ऐसे दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या मैकेनिज्म की कैसे उसकी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनहालेशनल एनेस्थेटिक्स की। अब मैंने कहा था कि 3 इंपॉर्टेंट है, पहले हम वही तीनों को डिस्कस करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड हेलोथेन। सबसे पहले देखो यहाँ पर मत देखो, मुझे सुनो। द नाइट्रस ऑक्साइड मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही वाला है। क्यों सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज है? यही क्यों हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्फ्लामेबल एंड नॉन इरीटेटिंग है, मतलब कि जल्दी ये आग कैच नहीं करता और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करता। ये मेन रीज़न है कि हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी लाइट एनेस्थीसिया है, लाइट एनेस्थीसिया से उसको डीप स्लीप में नहीं डाल देगा, लाइट एनेस्थीसिया, इसीलिए हम नाइट्रस ऑक्साइड को दूसरे एनेस्थेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, लाइट सा है, तो हमें कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है, इस अकेले से बात नहीं बनेगी। उसके अलावा इट मिनिमल मसल रिलैक्सेशन, वही लाइट सा एनेस्थीसिया तो ज़्यादा मसल रिलैक्सेशन ही मिनिमल सी करेगा, इसीलिए। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो इसलिए क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस नहीं करता, हमारे हार्ट रेट को, बीपी पे, रेस्पिरेटरी रेट पे, इन पे इसका बहुत कम इफेक्ट होता है, इसीलिए नाइट्रस ऑक्साइड को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मुझे खुद बताओ, तुम्हें अब यूज़ समझ, अब तुम्हें पता चल गया, इसके डिटेल्स पता चल गई, अब तुम्हें खुद बताओ हम कौन सी कंडीशंस में को यूज़ करेंगे। हम उन कंडीशंस में यूज़ करेंगे जब हम चाहते हैं कि जब हम उसको दे रहे हैं तभी बस उसका इफेक्ट हो, जब हम उसको अब निकाल रहे हैं, अब हम उसको गैस एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, तब उसका जो इफेक्ट है वो निकल जाए, बस उसके बाद उसका इफेक्ट भी साथ ही साथ खत्म हो जाए। ऐसी कौन सी कंडीशंस है? डेंटल प्रोसीजर्स। हम थोड़ा चाहते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स माइनर ही होते हैं, माइनर सर्जरीज में आते हैं, राइट। तो हम चाहते हैं पेशेंट सोया रहे, नहीं, हमें चाहिए कि उतने जितने तक हम उसको गैस दे रहे हैं तब तक वो एनेस्थीसिया के समय रहे, बाद में वो दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो डेंटल प्रोसीजर के केस में। दूसरा, एक तो पीडियाट्रिक्स के केस में भी हम इसको डालते हैं क्योंकि ये नॉन इरिटेटिंग गैस है, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करेगी, उसके वाइटल्स को भी अनस्टेबल नहीं करेगी। तीसरा, ऑब्स्टेट्रिक्स कंडीशन में ड्यूरिंग डिलीवरी हम चाहते हैं कि उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उस पर एंड उसके जो बेबी है उस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो इसलिए ये इन केसेस में यूज़ होता है। अब बात आती है सेकंड, ईथर की। जो ईथर है ये गुड एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट भी है एंड ये कोई भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी फंक्शंस को डिप्रेस नहीं करता। बट चाहे इसके ये बेनिफिट्स हैं, पर ईथर हम यूज़ नहीं करते। हम नाइट्रस ऑक्साइड क्यों यूज़ करते हैं, ईथर क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये देखो, इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली फ्लेमेबल, इट इज़ नॉट यूज टुडे एंड इट इज़ स्लो इन एक्शन एंड स्लो इन रिकवरी। एक तो जब हम इसको दे रहे हैं एक्शन जो इसका इफेक्ट है बहुत लेट आता है, और दूसरा जब हमने इसको देना बंद कर दिया पेशेंट दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में बहुत लेट आता है, तो मतलब रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा है इसका। एंड इट कॉजेस एयरवे इरिटेशन भी ये कॉज करता है, इसलिए ईथर की जगह हम नाइट्रस ऑक्साइड प्रेफर करते हैं। थर्ड आ जाओ हेलोथेन पे। पहली बात,
हेलोथेन हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, उसको हम कहते हैं एलोथेन हेपेटाइटिस। पहली बात तो यही याद कर लो, हेलोथेन क्या कॉज कर रहा है, हेलोथेन हेपेटाइटिस, हेपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। सो दोज पेशेंट जिनको पहले ही हिपैटिक प्रॉब्लम्स हैं उनके केस में हम हेलोथेन यूज़ ही नहीं कर सकते। उसके अलावा देखो इसके कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो ये मायोकार्डियल डिप्रेसेंट है, एक ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, दूसरा ये हमारी फेरिंजियल एंड लारिंजियल रिफ्लेक्सेस को भी ख़त्म कर देता है। तो कितने सब चीज़ों को तो ये डिप्रेस कर रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। बट क्योंकि ये हमारे फेरिंजियल एंड लारिंजियल रिफ्लेक्सेस को थोड़ा कम कर रहा है, इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट्स के केस में हम हेलोथेन यूज़ करते हैं। सो अगर एमसीक्यू आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केस ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट्स, एंड द आंसर इज हेलोथेन। क्यों? क्योंकि इट कॉजेज लॉस ऑफ फेरिंजियल एंड लारिंजियल रिफ्लेक्सेस। क्योंकि अस्थमा के केस में बहुत ज़्यादा मसल्स, मतलब जो स्पाज्म होता है ना इन ब्रोंकाइस का, लैरिंग्स का, तो उस केसेस में फिर हम एस्थमेटिक कंडीशंस में हेलोथेन यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज ये मायोकार्डियल एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, इसके कारण हमारा कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, बीपी सब कुछ डिप्रेस हो जाता है। क्लियर हो गया? अब बताओ इनहालेशनल एनेस्थेटिक्स की इंडिकेशन क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा। कौन कौन से केसेस में इनहालेशन देंगे? जब हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम तक ही वर्क करे, जब हम गैस हटा दें तो पेशेंट दोबारा नॉर्मलाइज हो जाए। मतलब पीडियाट्रिक्स के केस में नॉन इरिटेटिंग है तो उनके केस में, चलो पहले यहाँ से कर लेते हैं। रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी आर डिजायर्ड उन केसेस में कि हम चाहते हैं जल्दी जल्दी एनेस्थीसिया इंड्यूस भी हो जाए और जल्दी जल्दी पेशेंट रिकवर भी कर जाए। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था इट इज़ अ वीक एनेस्थेटिक। सो एक कोई और एनेस्थीसियाज के साथ हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि उनका इफेक्ट भी मेंटेन रहे। सो फॉर मेंटेनेंस पर्पस भी हम ये देते हैं। पीडियाट्रिक्स के केस में क्योंकि ये नॉन इरिटेटिंग है। आउट पेशेंट प्रोसीजर्स, क्योंकि आउट ओपीडी बेसिस पे अगर कोई पेशेंट माइनर सर्जरी के आया तो तब हम उसको दूसरे एनेस्थेटिक्स क्यों देंगे? जिन केसेस में वो डीप सेडेशन में ही चला जाएगा, हम तब ये दे देंगे ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए। सप्लीमेंटेशन टू आईवी एनेस्थीसिया वही कॉम्बिनेशन में देंगे, या जब आईवी एक्सेस करना इज़ नॉट पॉसिबल और इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सम केसेस, तो फिर हम इनहालेशन रूट फॉलो करेंगे। अब ईजी है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्योंकि कुछ इरिटेटिंग है तो अगर किसी को पहले ही सीओपीडी, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, अस्थमा वगैरह है, तो उन केसेस में हम इसको नहीं देंगे। एंड एक मैं तुम्हें बात बता दूँ, कोई भी एनेस्थीसिया हो वो सारे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर सकते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है पहले ये समझो। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया तुम्हें पता है ना, कि जब हमारा टेम्परेचर रेस हो जाता है तो कुछ एनेस्थीसिया क्या करते हैं, हमारे मसल फाइबर्स में जो वो सेल्स होते हैं, मसल के सेल्स होते हैं, उनके पास एक ऑर्गेनली होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एक स्टोर हाउस होता है ऑफ कैल्शियम। तो जब हम एनेस्थीसिया लेते हैं तो उन सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल जाता है। तो वो कैल्शियम क्या करता है, मसल टोनिसिटी को इंक्रीज, मसल स्पाज्म करवा देता है, जिसके कारण मसल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है ना, तब ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो इसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। इन केसेस में टैकीकार्डिया हो सकता है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये भी लिख दो, ससेप्टेबिलिटी टू मैलिग्नेंट, इफ पर्सन इज ससेप्टेबल टू मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। क्लियर है? एंड कुछ ऐसे के भी एजेंट्स होते हैं जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। सो अगर क्या पहले ही किसी का आईसीपी इंक्रीज है तो उस केसेस में नहीं देंगे। वही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के केस में अभी हमें बताया हिपैटोटॉक्सिक, जैसे हेलोथेन हेपेटाइटिस हो जाता है तो उन केसेस में कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कोई टैकीकार्डिया कॉज कर रहे थे। एंड इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन इंसिजन के लिए यूज़ होती है। तो अगर गैसेस अभी बताया कुछ फ्लेमेबल भी हैं तो फिर उन केसेस में हम नहीं यूज़ कर सकते। साइड इफ़ेक्ट्स ये कॉमन ही होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेडिकार्डिया, कन्फ्यूजन, कन्वर्जेंस एंड साइनोसिस। मैं तुम्हें कहूँगी कि अगर तुम साइड इफ़ेक्ट्स लिख रहे हो तो तुम सिस्टम वाइज लिखो कि फॉर एग्जांपल जीआई में ये हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर में टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, रिदमियाज हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है तुम सिस्टम वाइज लिखो। ठीक है? अब इनहालेशनल ख़त्म। अब जनरल एनेस्थीसिया में सेकंड कौन से थे, आईवी एनेस्थेटिक्स। ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो। तो होगा क्या, हमने आईवी एनेस्थेटिक्स को इंजेक्ट किया, ब्लड स्ट्रीम में गया, क्विकली वो हमारे ब्रेन के पास चला गया। ब्रेन के पास जाके उसने कुछ रिसेप्टर्स पे ना एक्ट किया। तो दो तरीक़ों से कुछ एनेस्थीसिया तो पता क्या करते हैं, वहाँ पर गाबा एक्टिविटी इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन फायरिंग डिक्रीज़ हो जाती है। इसको समझो मैं क्या कह रही हूँ। हमने आईवी एनेस्थीसिया दिया, ब्लड स्ट्रीम से वो ब्रेन में चला गया, वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स से उसने वहाँ पर वर्क किया। तो हुआ क्या, उसने ना गाबा रिसेप्टर, जो गाबा क्या, पहले तो इट इज़ गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है।
है। कौन सा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं इनहिबिटरी? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनहिबिट करेगा। तो बस यही तो बात है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गाबा एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इनहिबिट किया। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे तो आगे मसल्स वगैरह के पास जाएगा, पेशेंट को कुछ परसीव होगा? नहीं होगा। तो जो हम चाहते थे एनेस्थीसिया का असर वो अचीव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो जा ही नहीं रहे, पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो एक तो ऐसे वर्क कर रहे हैं। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल कीटामीन, वो कैसे वर्क कर रहा है? NMDA NMDA रिसेप्टर्स जो होते हैं एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स इनकी फुल फॉर्म है। तो ये रिसेप्टर्स पेनफुल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये वाले कुछ एनेस्थेटिक्स इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये ब्लॉक हो गए, पेनफुल सिग्नल्स ये रिसीव ही नहीं करेंगे, पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई परसीव ही नहीं होगा। तो बस हमें जो अल्टीमेटली हमारा गोल था वो अचीव हो गया। तो ये ऐसे वर्क करते हैं। ये क्लियर है? ये इसको नोट कर लो साइड बाय साइड। ठीक है, हमने इनहलेशनल की मैकेनिज्म देख लिया, इनको थोड़ा बहुत देख लिया, फिर हमने आईवी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। अब हम करते हैं आईवी में जो इंपॉर्टेंट है थायोपेंटोन, सोडियम मिथोहेक्सीटोन, प्रोपोफोल, एटोमिरेट, डायज़ेपम। अब हम इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज थायोपेंटोन सोडियम। मैं तुम्हें कुछ नहीं पता क्या बात है, जब तुम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें डिटेल पता है, अगर तुम्हें पता है वो कैसे एक्ट कर रहा है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हम किन कंडीशन में, फिर कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन से जब हम यही ड्रग यूज़ करेंगे। तो बस अब तुम ध्यान से सुनना। जो थायोपेंटोन सोडियम है वो किस में आ रहा है? ये किस में आ रहा है? फास्ट एक्टिंग में आ रहा है ना, फास्ट एक्टिंग में। तो बस वही, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट है। बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं? ये एक ड्रग्स की क्लास है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बारबिट्रिक एसिड। बात क्या है कि जो ये वाले बारबिट्यूरेट्स होते हैं ना, इनका सैडेटिव ऐसे सैडेटिव एंड एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होता है। सैडेटिव मतलब जो स्लीप इंड्यूस करे। तो बस ये बारबिट्यूरेट है, यहाँ पर इसका एक्शन क्या है कि ये सैडेटिव है, स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं। तो थायोपेंटोन सोडियम इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट है। ऑनसेट रैपिड, जब हमने इंजेक्ट किया उसी विदिन 30 सेकेंड्स हमें इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरेशन कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा? पर इनका इफेक्ट बहुत कम है। ये शॉर्ट एक्टिंग है, वही शॉर्ट एक्टिंग ही है, जल्दी काम कर रहे हैं पर कम समय के लिए कर रहे हैं, बस 5 से 10 मिनट तक इसका इफेक्ट होगा। यूज़ क्या है? फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। प्रॉपर्टीज अब यहाँ पर समझो, जो थायोपेंटोन सोडियम है ना, पुअर एनाल्जेसिक है, वीक मसल रिलैक्सेंट है, और ये क्या करता है? हमारे बीपी को फॉल करवा देता है ड्यू टू वेजोडाइलेशन। देयरफॉर कैन कॉज हाइपोवोलीमिया, शॉक एंड कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। तो पहले तो इतना याद करो, सबसे पहले हमने पढ़ा थायोपेंटोन सोडियम, ये शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट है, जल्दी इफेक्ट करता है, थोड़े टाइम के लिए करता है, एनेस्थीसिया इंड्यूस करता है। बट द थिंग इज, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये एनाल्जेसिक है, पुअर एनाल्जेसिक है, वीक मसल रिलैक्सेंट है, बीपी को फॉल करवा देता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स करवा सकता है, बीपी गिर गया तो पर्सन हाइपोवोलीमिक शॉक में जा सकता है, वो तुम्हें पता चल गया। अब बताओ फिर, अगर ये ऐसे का एनेस्थेटिक है तो इसको हम कौन से कंडीशंस में यूज़ करेंगे? देखो ऊपर प्रॉपर्टीज देखो, थोड़े टाइम के लिए ये इसका इफेक्ट है ना, तुम कौन सी कंडीशंस में यूज़ करेंगे? अगेन जो हमने स्टार्टिंग में की थी गैस वाले के केसेस में, ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस में, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इफेक्ट चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए ताकि फीटस पे कोई इफेक्ट ना। दूसरा, अगर हमने डेंटल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी है, क्योंकि सेंट्रल लाइन विद इन 10 मिनट्स तक सेंट्रल लाइन इंसर्ट हो जाती होती है उन केसेस में। सूचरिंग करनी है, कोई स्पेसिफिक, अगर हमने उसको सूचरिंग में वैसे कम ही यूज़ होता है, तो सेंट्रल लाइन इंसर्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या कोई प्रोसीजर होना है, कोलोनोस्कोपी होनी है, एंडोस्कोपी होनी है, उन केसेस में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें इतना पता है तो कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, तुम खुद बना सकते हो कि हम इस कंडीशंस में फिर इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट ही इतना कम है। अब इसको हम ओटी में थोड़ा ना यूज़ करेंगे जहाँ पर मेजर प्रोसीजर्स हो रहे हैं, ये तो सिर्फ 5-10 मिनट के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोसीजर्स हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ऑल्दो इट इज़ अ वीक मसल रिलैक्सेंट, बट कुछ कंडीशंस के केस में हम इसको सीजर्स के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉशन, वही इसका कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कॉज कर सकता है। दूसरी बात, ये लरिंजोस्पाज्म एंड ब्रोंकोस्पाज्म भी कॉज कर सकता है। एंड इस चीज़ को रोकने के लिए हमें एक प्री मेडिकेशन करते हैं, मतलब इसको देने से पहले एक मेडिकेशन क्या होता है, इसको देने से पहले एक मेडिकेशन देते हैं एंड पोस्ट मेडिकेशन इसको देने के बाद। तो प्री मेडिकेशन हम एट्रोपाइन देते हैं एंड पोस्ट मेडिकेशन हम सक्सिनाइल कोलिन देते हैं, ताकि ये लरिंजोस्पाज्म एंड ब्रोंकोस्पाज्म ना कॉज कर सके। आई होप थायोपेंटोन तुम्हें क्लियर है कुछ, मतलब ये तुम्हें अगर ये पता है एटलीस्ट ये तो याद रखना। उसके अलावा इसके ये कॉशंस हैं एंड फिर तुम्हें इतना पता चल जाएगा कि इफेक्ट अगर इतना छोटा है तो कौन से केसेस में यूज़ कर सकते हैं। फिर मिथोहेक्सीटोन सोडियम, अगर तुम्हें वो याद है
तो सिमिलर करेक्टरिस्टिक फीचर्स ही इसकी हैं। ये भी एक तरह का बारबिटूरेट है बट उससे जल्दी ये वर्क करता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए 5 to 8 मिनट्स ही उसका था, इसका भी इतना ही है। क्विक रिकवरी, यूजफुल फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स जैसे उसके थे। कॉशन में कॉज एक्साइटेटरी फिनोमिना लाइक ट्विचिंग और हिकअप्स, ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर्स है कि ये ट्विचिंग एंड हिकअप्स कॉज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोफोल। तुमने देखा ही होगा जो क्लिनिकल सेटिंग्स में जो मिल्की वाइट कलर का होता है उसको कहते हैं दैट इज प्रोपोफोल, ठीक है। ये एक नॉन बारबिटूरेट है, नॉन बारबिटूरेट है एंड इट्स ऑनसेट इज रैपिड। 15 to 45 सेकेंड्स में इसका भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन तक, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक इफेक्ट होगा, उसके बाद खत्म। तो खुद बताओ, अब तुम्हें याद होगा प्रोपोफोल कब यूज़ कर रहे थे हम, कब अगर हमने आई इंट्यूबेट करना पेशेंट को, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी है तब भी हम प्रोपोफोल यूज़ करते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल सेंटर लाइन डालनी है उसके केस में भी, एंडोस्कोपिक क्लोनोस्कोपी के केसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी छोटे मोटे जो प्रोसीजर्स हैं उनके केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें थोड़े टाइम के लिए जब वो प्रोसीजर चलना है और पेन ना हो पर्सन को, तो उन केसेस में हम प्रोपोफोल का यूज़ करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जो प्रोपोफोल है उसकी एंटी इमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे का प्रोसीजर जो शॉर्ट टाइम के लिए चलना है, सूचरिंग करनी है, उस केसेस में तो हम प्रोपोफोल पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। यूजेस साथ साथ लिख देना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो इसका डोज इतना होता है, इसका डोज तो एटलीस्ट याद रखना 2 to 2.5 mg पर kg इंट्रावेनस रहता है। एडवांटेजेस, स्मूथ इंडक्शन, एंटीमेटिक प्रॉपर्टीज, सिडेशन पर्पसेस के लिए, अगर जैसे इंट्यूबेटेड पेशेंट्स जो होते हैं उनको सिडेट का मतलब क्या होता है, उनको शांत रखने के लिए, उनको ड्राउजीनेस की स्टेट में रखने के लिए, मतलब थोड़ा स्लीपी हो वो पेशेंट, तो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स के केस में उनको सिडेट करने के लिए हम प्रोपोफोल देते हैं। ड्यूरिंग स्कोपी प्रोसीजर या इंट्यूबेट करने के लिए या सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के दौरान हम प्रोपोफोल देते हैं। उसके बाद आती है जो हमने किया था ना स्लो एक्टिंग, उसमें हमने एक पढ़ा कौन सा था, डायजेपैम। तो डायजेपैम एक ब्रोडर कैटेगरी बेंजोडाइजेपीन्स के अंडर आती है, जिसके डायजेपैम के अलावा और है लोरेसेपैम एंड मिडासोलम। एक अब मिडासोलम, प्रोपोफोल एंड एटोमिडेट, ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग में फॉर एज अ IV एनेस्थीसिया, एज अ फास्ट एक्टिंग IV एनेस्थीसिया। तो बेंजोडाइजेपीन्स की अब हम बात करें तो ये तीनों का मोस्टली तो सेम ही है। इनके बारे में तुमने स्पेसिफिक यूजेस याद रखने हैं, कब हम इन तीनों को यूज़ करते हैं, वो ये वाले चीज़ें हैं। ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन, ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन, फ्रैक्चर रिडक्शन प्रोसीजर्स के दौरान, अगेन एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स या एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इफेक्ट क्या है, वही तो इफेक्ट है, एनाल्जेसिक भी होंगे, सेडेटिव भी होंगे। एमनीजिया, पर्सन को कुछ याद नहीं होगा, वो अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से इन्वायरमेंट के साथ ओरिएंटेड नहीं होगा पर्सन, एंड एंग्जाइटी भी रिड्यूस करेगा, तो भी तो हम क्लोनोस्कोपी कर पाएंगे, नहीं तो पेशेंट तो एंग्शियस होगा पूरा अगर हम इनको इंड्यूस नहीं करवाएंगे तो। सो दीज आर द थिंग्स, ये तुमने स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी है कि जो हम ये बेंजोडाइजेपीन्स है इन तीनों के ये तीनों स्पेसिफिक यूजेस है कि फ्रैक्चर रिडक्शन प्रोसीजर्स, फ्रैक्चर रिडक्शन अगर वो दोबारा से उसको अलाइन करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं वही ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन वाला, कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड कार्डियोवर्जन के केसेस पे। उसके बाद आता है कीटामीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कीटामीन है उसको हम डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कहते हैं। ये MCQ में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव का मतलब होता है डिस्कनेक्ट करना। हमारे ब्रेन में एक देयर इज अ एरिया नॉन एज थैलेमस एंड द सेकंड इज लिम्बिक कॉर्टेक्स, तो ये इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, पर्सन को पता तो चल रहा होगा क्या हो रहा है, मतलब पर्सन इज कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट बट नॉट ओरिएंटेड बट नॉट अवेयर। पर्सन जाग रहा है बट उसको पता कुछ नहीं चल रहा, पर्सन जाग रहा है बट उसको पता कुछ नहीं चल रहा, इसको कहते हैं डिसोसिएशन होनी। तो उसके वो वाला ड्रग है कीटामीन। तो वही मतलब इसका इफेक्ट क्या है, एनाल्जेसिक तो होगा ही, पर्सन इमोबिलाइज हो जाएगा, एमनीजिया, लाइट स्लीप में चले जाएगा पर्सन, सेंसरी स्टिमुलस को पर्सन परसीव नहीं कर पाएगा। वही तो कह रही हूँ, उसको पता, बस जाग रहा है बट उसको पता कुछ नहीं है एनवायरमेंट के बारे में। पर्सन कैन ओपन हिज आईज, कैन डू स्वॉल्विंग क्योंकि वो जाग रहा है, एलिवेट्स हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड BP। सो यूजेस क्या है, कीटामीन हम शॉर्ट सर्जरीज में एंड बर्न ड्रेसिंग्स के केस में देते हैं। आई होप कीटामीन क्लियर है। इसका मेन पॉइंट क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। उसके बाद तुमने एक्सप्लेन कर देना क्या होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। बाकी इफेक्ट अगर तुम्हें डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के बारे में आइडिया भी है तो तुम लिख दोगे, वही तो इफेक्ट है जो भी हमने उसके बारे में स्टडी किया। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ IV एनेस्थेटिक्स कब हम नहीं देंगे,
सेम ही है, मोस्टली तो सेम है जो हमने पहले इनहेलेशनल के केस में पढ़े हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कोई भी एनेस्थीसिया वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज कर सकता है। सीवियर एलर्जी टू एनेस्थेटिक एजेंट, अनकंट्रोल्ड हाइपोवोलेमिक और शॉक, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मैंने तुम्हें रैशनल पहले बता दिया इनके। सीवियर कार्डियक डिसीजेस, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़, उनको COPD वगैरह, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है या प्रेगनेंसी है। साइड इफेक्ट, ये मैं तुम्हें कह रही थी कि जब भी तुम साइड इफेक्ट लिखो अकॉर्डिंग टू सिस्टम लिखो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट है। पर्सन को अगर एनेस्थीसिया दे दिया तो क्या होगा, पर्सन कंफ्यूज रहेगा, डेलीरियम, ड्राउजी रहेगा, हेडेक होगी एंड इमरजेंस डेलीरियम, सेम ही है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में पर्सन को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, एयरवे इरिटेट हो सकता है, लेरिंजियोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन इंक्रीज हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर के केस में पर्सन हाइपोटेंशन में जा सकता है क्योंकि कुछ एनेस्थीसिया वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं। ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल में मसल पैरालिसिस भी हो सकता है, मसल पेन विच इज मायल्जिया हो सकता है, मसल रिजिडिटी भी हो सकती है। मेटाबॉलिक के केस में वही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एंड एसिडोसिस। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तो उसका कॉज एसिडोसिस ही होता है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के केस में नोजिया वॉमिटिंग पर्सन को होती है। रीनल के केस में नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर के केस में हिपैटोटॉक्सिसिटी, पढ़ा था ना हेलोथेन हेपेटाइटिस। तो क्लियर है, ये इजी है, ये मोस्टली तो सेम ही है, इनका कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो यही है, ये टेबल तो तुम नोट ही कर लो, ये तो किसी भी एनेस्थीसिया में तुम लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमने कर लिए जनरल एनेस्थेटिक्स, अब हम बात करते हैं विद द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स हम मतलब लोकल एनेस्थेटिक्स कब यूज़ करेंगे, जब हम चाहते हैं सिर्फ वही पार्ट है उस पार्ट को हम नंब कर दें ताकि पेशेंट को वहाँ से कोई भी पेनफुल स्टिमुलस ना मिले, है ना, सिर्फ उस लोकलाइज्ड एरिया को, तब हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो तुम खुद देखो लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे देंगे, एक तो इंजेक्शन की फॉर्म में, उसी जगह पे जैसे हम सेंट्रल लाइन डालते हैं तो जहाँ पर हमने सेंट्रल लाइन प्लेस करनी है उस जगह पे हम इंजेक्ट नहीं कर देते वहाँ पर। या फॉर एग्जांपल डेंटल प्रोसीजर RCT होनी है तो जहाँ पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना है वहाँ पर हम इंजेक्शन नहीं लगा लेते एनेस्थीसिया, तो वो हो गया, वो लोकल एनेस्थेटिक है। सरफेस ऊपर ऊपर जैसे लिडोकेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिडोकेन, वो लोकल एनेस्थेटिक है, उसके ऊपर हम लगा देते हैं तो वहाँ पर नंबनेस फील होती है, हमें कुछ वहाँ से सेंसेशन फील नहीं होती, तो ये इंजेक्टेबल हो सकते हैं या सरफेस हो सकते हैं। इंजेक्टेबल में आते हैं लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन। पहले तो पोटेंसी क्या, अगर मैं कहूँ ये ड्रग हाई पोटेंट, ये एक ड्रग हाईली पोटेंट एंड ये लो पोटेंसी वाला ड्रग है। हाई पोटेंसी वाला ड्रग मतलब कि कम डोज में अच्छा इफेक्ट शो कर रहा है, लो पोटेंसी वाला मतलब ज़्यादा डोज में भी उतना ही इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब एक मैं कहूँ कि 5 mg ने अच्छा इफेक्ट शो किया, एक मैं कहूँ 50 mg ने भी वैसा ही इफेक्ट शो किया, तो हाईली पोटेंट कौन है, 5 mg वाला, लो पोटेंट कौन है, 50 mg वाला। क्लियर है, इसको कहते हैं पोटेंसी। तो लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन में तो तुम सीधा यही याद कर लो, इंजेक्टेबल में आते हैं प्रोकेन, लिग्नोकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन, और सरफेस में लिडोकेन, कोकेन, बेंजोकेन, सारे केन वाले लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है। तो अब इनका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें इनहेलेशनल का भी बताया था, उसका IV का भी बताया था, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे। अगर हमने देखो कहीं भी पेशेंट को दर्द हो रही है, हमने लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, वो नीचे, अब वो उसने पेनिट्रेट करना है, वो नीचे पेनिट्रेट करेगा, उसको नर्व एंडिंग्स मिलेंगी, उन नर्व सेल्स के पास मेम्ब्रेन होगी तो वो नर्व मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेट करके वो कहाँ पर पहुँचेगा, सोडियम पोटेशियम चैनल्स के पास, वो वहाँ पर पहुँच गया, वहाँ पर उसने क्या किया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। अब यही तो हमें चाहिए थे, सोडियम पोटेशियम पंप अगर चलता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है तो आगे सिग्नल जाता है, तो बस इसने तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स हो नहीं पाएगा एंड पोटेशियम इफ्लक्स नहीं होगा, जिसके कारण डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व नहीं होगी। अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो एक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, सिग्नल्स ट्रांसमिट ही नहीं होंगे। मतलब सिग्नल कौन से सिग्नल, पेनफुल सिग्नल ब्रेन के पास जाएंगे ही नहीं तो हम परसीव ही नहीं कर पाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कि पेनफुल सिग्नल ना जाए, इसलिए तो हमने एनेस्थीसिया लगाया। कौन सा एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आई होप इट इज क्लियर। लोकल एनेस्थीसिया लगाया, वो आगे पेनिट्रेट कर गया, नर्व सेल के पास पहुंचा, वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप के पास गया, उनको ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा। अब इसमें आते हैं कोकेन, लिडोकेन, ब्यूपीवेकेन, ये 3 इंपॉर्टेंट है तो हम इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है कोकेन।
देखो जो कोकेन है ना, ये तुम्हें पता है अब जो क्योंकि लोग इसका ड्रग अब्यूज़ करते हैं इसलिए अब ये मोस्ट कॉमनली यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ये लोग वैसे भी बक्कल मेम्ब्रेन के थ्रू ना ये बहुत ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसका ये चीज़ याद रखना। अब हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि लोग इसको अब्यूज़ करने लग पड़े हैं, मतलब नशा करने लग पड़ते हैं इसके साथ। ये एक गुड, अब इसको यूज़ करते क्यों थे? हॉस्पिटल सेटिंग में हम इसको इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि ये अच्छा एनेस्थेटिक था, ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता था, जल्दी अंदर पेनिट्रेट कर जाता था, मतलब जल्दी इफेक्ट शो कर देता था। और ये इसलिए तो मतलब ये देखो, इट स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अफेक्ट मूड एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसलिए तो कोकेन का अब्यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे मूड एंड बिहेवियर को अफेक्ट करता है, पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, तो ये इस चीज़ को अफेक्ट करता है। कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉज इंक्रीज इन बीपी एंड पायरेक्सिया। अब खुद बताओ कोकेन फिर कौन सी कंडीशंस में हॉस्पिटल में यूज़ होगा? अगर ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू मेम्ब्रेन तो कौन सी कंडीशंस में यूज़ होगा? ये मैं बताती हूँ। जो कोकेन है ENT सर्जरीज़ में, एयर नोज़ थ्रोट सर्जरीज़ में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि तीनों के पास मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो अच्छे से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ पर एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा। सो ENT सर्जरीज़ के केस में कोकेन यूज़ होता है एक तो। उसके अलावा जब हमने प्यूपिलरी डायलेशन करवानी होती है उसके केस में। दूसरा एक बात बताऊँ, जो कोकेन है ना, जो भी लोग नशा करते मतलब कोकेन का अब्यूज़ करते हैं ना, उनके केस में उनका बीपी हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कोकेन है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देता है। तो इसलिए हॉस्पिटल सेटिंग में हम कोकेन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप कर पाएँ, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। समझ आ गया कोकेन के बारे में? एवरीथिंग क्लियर? बस ईजी है इसका। तो सेकेंड आती है लिडोकेन। लिडोकेन तो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो ये सरफेस एप्लीकेशन के लिए तो है ही, पहले इसके यूजेस पे आ जाओ। सरफेस एप्लीकेशन के लिए है ही, उसके अलावा इसका हम नर्व ब्लॉक करने के में भी यूज़ करते हैं। वही जो अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, नर्व को ही ब्लॉक कर रहे थे हम, सोडियम चैनल ब्लॉक नहीं कर रहे थे, तो नर्व ब्लॉक करने में। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम IV भी, स्पाइनल भी एंड एपीड्यूरल रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। IV भी हम इसको यूज़ करते हैं, एंड तुमने देखा नहीं है सैक्रल रीजन पे सीधा स्पाइनल कॉर्ड में इसको इंजेक्ट करते हैं, एपीड्यूरल स्पेस पे, है ना। तो उन केसेस में भी लिडोकेन यूज़ होता है ताकि रीजनल ब्लॉक, एज अ रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सर्जरी होनी है तो उन केसेस में हमें लोअर एक्सट्रीमिटी सिर्फ नंब करनी है, तो तब हम लिडोकेन यूज़ करते हैं एज अ एपीड्यूरल, ताकि स्पाइनल मतलब तब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपीड्यूरल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ कर सकते हैं एज अ रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया। क्योंकि एक स्पेसिफिक रीजन वो कौन सा है? लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनको हमने वहाँ पर सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया हमने। एक ये इंपॉर्टेंट है कि एक एंटी अरिथमिक एजेंट भी है, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखो, ये ड्राउजीनेस, मेंटल क्लाउडिंग, डिस्फोरिया इज ऑपोजिट टू यूफोरिया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस से उल्टा, मतलब फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या अनहैप्पीनेस, ऑल्टर टेस्ट एंड टेनेटस। इन चीज़ों, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लिडोकेन है उसको हम, ये देखो लिडोकेन, ये क्या है? टॉपिकल यूज़ के लिए, और ये लिडोकेन 2% है इंजेक्शन के लिए, IV यूज़ के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं तुम्हें समराइज़ कर दूँ लिडोकेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इस पर एम्फेसाइज़ कर रही हूँ। जो लिडोकेन है IV भी यूज़ होता है, टॉपिकली भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये सरफेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, फॉर नर्व ब्लॉक भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरा हम इसको एज अ स्पाइनल या एपीड्यूरल एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रीजनल ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। मैंने तुम्हें बताया था स्पाइनल तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब सर्जरी होनी है तो हम सिर्फ लिम्ब, हमें चाहिए कि नीचे वाली एक्सट्रीमिटी सिर्फ एनेस्थीसिया उन पे इफेक्ट हो, तो तब भी हम लिडोकेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा है। फिर मैंने तुम्हें बताया लिडोकेन का एंटी अरिथमिक इफेक्ट भी है। उसके बाद अब बताओ लिडोकेन कौन कौन सी कंडीशंस पे यूज़ होता है, कौन इसके यूजेस क्या बताओ। सेंट्रल लाइन इंसर्शन, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था लिडोकेन जब सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं तो जहाँ पर सेंट्रल लाइन इंसर्ट करनी है इंजेक्शन के थ्रू, वहाँ पर हम लिडोकेन इंजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर जब सेंट्रल लाइन इंसर्ट करें हैं, सूचरिंग में भी जहाँ पर सूचर्स लगने हैं तो उसके सराउंडिंग एरिया भी हम लिडोकेन को इंजेक्ट कर देते हैं। थर्ड, स्किन बायोप्सी, जहाँ पर बायोप्सी लेनी है उसके सराउंडिंग रीजन पे लिडोकेन इंजेक्ट कर देंगे। डेंटल प्रोसीजर्स, जहाँ पर RCT या कुछ भी होना है वहाँ पर लिडोकेन को इंजेक्ट कर देंगे। नर्व ब्लॉक, वो भी यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया। उसके अलावा एज अ स्पाइनल एंड एपीड्यूरल रीजनल ब्लॉक एनेस्थीसिया, ये इसके यूजेस थे। क्लियर? उसके बाद आता है ब्यूपीविकेन, सेम एज लिडोकेन, ब्यूपीविकेन भी सेम है, बस इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। लिडोकेन थोड़े टाइम के लिए होता है, बट जो ब्यूपीविकेन है काफ़ी लंबा एक्ट करता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। आई होप तुम्हें लिडोकेन क्लियर हो गया।
नाउ यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया कुछ अलग नहीं है, जो मैंने अभी बताए सेम ही वही तो उनके यूजेस हैं। अब सबको कंबाइन कर देना तो वो अलग से तुम हेडिंग बना दोगे। अब देखो यूजेस के बेस पे देयर आर टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, कि वो सिर्फ हम ऊपर स्किन पे ही लगा रहे हैं या हम उनको अंदर टिश्यूज़ में इंजेक्ट कर रहे हैं, या वो लोकल एनेस्थीसिया पूरा एक रीजन को ब्लॉक कर रहे हैं, या एक स्पेसिफिक नर्व को ब्लॉक कर रहे हैं, या हम उनको स्पाइन पे लगा रहे हैं, या हम उनको एपिड्यूरल स्पेस में लगा रहे हैं, या हम उनको आईवी भेज रहे हैं। तो इन बेसिस पे लोकल एनेस्थीसिया की कैटेगरीज बन जाती है। अब इनको समझो। सरफेस अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इट विल ब्लॉक द नर्व एंडिंग्स सुपरफिशियली। तो ये कब यूज़ करेंगे, जैसे स्किन बायोप्सी करनी है या ओरल अल्सर्स हैं उन केसेस में। फिर इनफिल्ट्रेशन मैंने क्या कहा था, जब हम इनको डीप टिश्यूज़ में इंजेक्ट करेंगे, इनफिल्ट्रेट कर देंगे, तो वो तब आते हो इनफिल्ट्रेशन, इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द टिश्यूज़ टू ब्लॉक नर्व एंडिंग्स लोकली। तो ये कब यूज़ होता है, क्योंकि जिस टिश्यू की हमने सूचरिंग करनी है, तो सूचरिंग के केस में, डेंटल प्रोसीजर के केस में भी अंदर इंजेक्ट करते हैं ना, माइनर स्किन सर्जरी होनी है तो वो। थर्ड कौन सा था लोकल एनेस्थीसिया की टाइप में, कंडक्शन या फील्ड ब्लॉक, पूरा फील्ड ही, एक पूरा रीजन ही ब्लॉक कर दिया। वो कैसे होगा, एनेस्थेटिक इंजेक्टेड नियर लार्जर नर्व ब्रांचेस टू ब्लॉक सेंसेशन इन अ रीजन। तो वो नर्व जिसके आगे ब्रांचेस निकल रही है, हमने उस नर्व को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो सिग्नल्स उस रीजन पे जाएंगे ही नहीं। तो ये भी एक तरीके का लोकल एनेस्थीसिया, बट कौन सा है, फील्ड ब्लॉक लोकल एनेस्थीसिया। तो ये कब यूज़ करेंगे, माइनर सर्जरी ऑन लिम्स, स्कैल्प और ट्रंक। फिर आता है नर्व ब्लॉक, उसमें हमने पूरा रीजन को ही ब्लॉक कर दिया था, एक नर्व को या उसकी ब्रांचेस को ब्लॉक करके। यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक, एक सिंगल वहाँ पर ब्रांचेस को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए पूरा रीजन ब्लॉक हो गया था। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नर्व को हम ब्लॉक करेंगे, जैसे कि ये देखो एग्जांपल, ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक फॉर आर्म सर्जरी एंड शियाटिक नर्व ब्लॉक फॉर लेग प्रोसीजर। तो हमारी आर्म में ब्रेकियल नर्व होती है और हमारी लेग में शियाटिक नर्व होती है, तो उनको अगर ब्लॉक करेंगे तो वो वाली जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या हो जाएंगी, वहाँ पर सिग्नल्स, पेनफुल स्टिमुलस नहीं जाएंगे। फिर आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया विच इज़ इंजेक्टेड इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस एट लंबर लेवल, ब्लॉक द नर्व रूट्स। तो ये कब यूज़ करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, स्पाइनल एंड एपिड्यूरल, जब लोअर लिम्ब में कोई सर्जरी होनी होती है, जब हमें सिर्फ नीचे वाला पोर्शन ही चाहिए होता है एनेस्थाइज, तो उन केसेस में सिजेरियन सेक्शन या लोअर एब्डोमेन या पेल्विक या लोअर लिम्ब सर्जरी, सेम ही इसका केस है। आईवी रीजनल, तो इसमें क्या होता है, देखो आईवी नहीं जा रहा, ये नहीं कि पूरी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, हम पता क्या करेंगे, आईवी लगा देंगे बट टॉर्निकेट लगा देंगे ताकि रहे उस जगह पे, टॉर्निकेट लगा देंगे ताकि वो आगे ना जाए, उसी रीजन में ही रहे। सो फॉर शॉर्ट प्रोसीजर्स ऑन लिम्ब, ईजी था। ये थी लोकल एनेस्थीसिया की फर्दर टाइप्स ऑन द बेसिस कि हम कहाँ पर उस लोकल एनेस्थीसिया को डाल रहे हैं। हम सीधा स्किन पे ही उसको लोकल एनेस्थीसिया को लगा रहे हैं, हम अंदर डीपर टिश्यूज़ पे उस लोकल एनेस्थीसिया को लगा रहे हैं, एक स्पेसिफिक नर्व पे लगा रहे हैं, उसकी ब्रांचेस पे लगा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे लगा रहे हैं, एपिड्यूरल स्पेस में लगा रहे हैं, उस बेसिस पे। आई होप इट इज़ क्लियर। इंडिकेशंस क्या है, जो भी हमने पढ़ी सारी, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, डेंटल प्रोसीजर होना है तब वो भी लोकल एनेस्थीसिया ही हो गया। ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, रीजनल ब्लॉक जब हम करना चाहते हैं या आईवी रीजनल पेन मैनेज करना चाहते हैं। बट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर कोई भी उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अजीमा वगैरह वाला केसेस है, उसकी स्किन इरिटेट हो जाती है जल्दी, तो उस केसेस में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लोकल है ना, उस जगह पे नहीं लगा सकते फिर हम।